एनडीएमए एक्सपर्ट उमर अफजल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। उमर साहब बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, राइजिंग शाइन में आपने वक्त दिया हमें। उमर साहब ये बताइएगा कि ये जब चले पहला ही सवाल लेते हैं, अगर आपको इससे मुताल्लिक ज़रा हमें एनलाइटन कर सकें कि क्यों ये सूरत हाल बन गई है और इस बार खास तौर पे मॉनसून सीजन इतना तबाहकारियां क्यों लेके आ रहा है? एक तो इसमें क्लाइमेट चेंज का फैक्टर है। दूसरा ये है कि ये जो हमारे बे ऑफ बंगाल से सिस्टम डेवलप हो रहे हैं, अरेबियन सी से हो रहे हैं, इसके साथ साथ ही हमारे साथ जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो अफगानिस्तान वाली साइड से सिस्टम्स बनते हैं, वो भी साथ केपीके, सेंट्रल केपीके के इलाकों को इफेक्ट कर रहे हैं। तो ये मल्टीपल वेदर सिस्टम्स का कन्फ्लुएंस हो रहा है इस बार पाकिस्तान के अंदर। आमतौर पे जो पिछले मानसून अगर हम देखें तो उनके अंदर इस तरह का पैटर्न नजर नहीं आता। उसके अंदर बे ऑफ बंगाल से एक सिस्टम आ जाता था, हिट करता था, उसके बाद अरेबियन सी से साउदर्न बेल्ट को सिस्टम इफेक्ट करता था। लेकिन अब हम ये जो पैटर्न देख रहे हैं, इसमें जो मॉइस्चर है, जो समंदर है, वो ज्यादा गर्म होने की वजह से ज्यादा मॉइस्चर हवा में होता है। उसकी वजह से जो सिस्टम फिर जनरेट होता है इंडिया से गुजरता हुआ पाकिस्तान की तरफ, उसके अंदर ज्यादा इंटेंसिटी बारिशें करने की ज्यादा सलाहियत मौजूद होती है। उसके अलावा फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ये जो पैटर्न मैं आपको पहले बता रहा था, ये भी एक आप समझ लें अनयूजुअल बिहेवियर है। उसके अलावा फिर जो टेम्परेचर एनॉमलीज हैं, जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है, अपर केपीके का इलाका है, वहाँ पे टेम्परेचर 3 से 5 डिग्री अबव नॉर्मल रहे हैं। उसकी वजह से ग्लेशियर्स बहुत रैपिडली मेल्ट हुए हैं। सिर्फ ये वर्टिकल फ्लोज ने इफेक्ट नहीं किया, बल्कि जो हॉरिजॉन्टल फ्लोज थे उन्होंने भी इफेक्ट किया है। तो ये 3-4 फैक्टर्स का कंफ्लुएंस हुआ है और उससे ये शदीद बारिशें हो रही हैं, सैलाब आ रहे हैं। जी, तो उमेर आपको क्या लगता है जो बड़ी वजह क्या बनी कि इतनी जाने गई हैं औरतों और बच्चों की? तो वो उसमें क्या लैंडस्लाइडिंग जो बहुत बड़ा रीजन हो, सैलाब ज्यादा किसका जो था हाथ था कि जिसकी वजह से इतनी डेथ्स हुई? अभी तक जो सबसे ज्यादा डेथ्स हो रही है ना, वो इनएडुकेट रेजिलिएंट स्ट्रक्चर्स की वजह से है। इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। कच्चे मकानात की छतें गिरती हैं, कच्चे मकानात जो बारिश की शिद्दत है उसको बर्दाश्त करने के लिए डिजाइंड ही नहीं है, उस तरह से वो रेजिलिएंट ही नहीं है। रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना, उसके अलावा फिर ये जो एक क्लाइमेट चेंज का फैक्टर है कि ज्यादा शिद्दत से बारिश होती है कम टाइम के अंदर, जिसको हम अगर एक खास थ्रेशोल्ड तक बारिश हो जाए उसको क्लाउड बर्स्ट भी कहते हैं। अगर 100 मिलीमीटर बारिश 1 घंटे से कम वक्त के अंदर एक छोटे एरिया के अंदर हो जाए तो उसको फिर क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। और क्लाउड बर्स्ट के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस है वो आमतौर पे हिली टरेन एरिया होता है, जहाँ पे पहाड़ी सिलसिला हो। ओरोग्राफिक इफेक्ट होता है जिसमें बादलों को जो पहाड़ी सिलसिला है वो रोकने की कोशिश करता है, और ग्रेविटी मॉइस्चर को सडनली फॉल करने के ऊपर मजबूर करती है, जिसमें डिफरेंट हवाओं का इंटरेक्शन हो रहा होता है। ये फैक्टर है। और एक और चीज मुझे बताइएगा कि पीडीएमए और एनडीएमए पिछले साल भी और उससे पहले भी हमने देखा, क्या आपको कोऑर्डिनेशन सही नजर आई और टाइमली मेट ऑफिस के साथ भी ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी रेस्क्यू में, जो हमने बहुत सी जगहों पर लैप्सेस देखे, उसकी वजह क्या बनी है? इस साल पिछले सालों की निस्बत बहुत बेहतर कोऑर्डिनेशन रही है। एनडीएमए ने ये एक इनिशिएटिव लिया था कि उसने तमाम वफाकी और फेडरल इदारों को, अस्करी इदारों को डेली एक मानसून क्वाड कॉन्फ्रेंस के जरिए इतला किया है कि क्या क्या खतरात आने वाले दिनों में हैं। हर दिन एक 10 बजे कॉन्फ्रेंस होती है, कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस होती है, जिसके अंदर हर सूबे से उनके जो पॉइंट्स हैं, जो उनके रेस्क्यू के ऑपरेशंस उन्होंने किए हैं, कौन कौन से जारी हैं, उनको कहाँ पे कोई रुकावट फील हो रही है, कहाँ पे उनको वफाक की हेल्प चाहिए, कहाँ पे उनको कोई ये जो स्टॉक्स वेयर हाउस में है उसमें कमी आ रही है। फिर एनजीओज के साथ कोऑर्डिनेटेड इस टाइम मैकेनिज्म एनडीएमए ने डेवलप किया है। हम उनको प्रायोरिटी एरियाज बताते हैं, किस जगह पे किस फूड आइटम की जरूरत है, तो वो स्पेसिफिक चीजें वहां तक पहुंचा रहे हैं ताकि डुप्लीकेशन ना हो। ये ना हो एक एनजीओ एक चीज लेके आई है तो दूसरी वही सेम आइटम लेके आए। तो हम इस बार सारे इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन रख रहे हैं और अच्छे बेहतर नताइज अच्छा उमेर, अब ये बताएं आने वाले दिनों में अभी कोई और बारिश के स्पेल्स आप प्रेडिक्ट करेंगे? खतरा टल गया है या अभी मजीद हम खतरे में हैं? अभी जी अभी मजीद स्पेल्स हैं, और अभी ये जो स्पेल चल रहा है 25 से जो 27 तारीख तक है, ये पंजाब के मुख्तलिफ इजला को इफेक्ट करेगा, जिसमें लाहौर, नारोवाल, सियालकोट, गुजरात, शेखुपुरा, नानकाना, ये इलाके जो है ना अर्बन फ्लडिंग, इनके नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, और जो रिवर रावी और रिवर चनाब के मुल्हका नाले हैं
इनके अंदर तुगयानी की भी बहुत ज्यादा इम्कानात हैं। ये जो दो दिन अगले हैं, यानी ये पीडीएमएस को अपने अपने सूबों में ही काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि केपीके में अगर कोई तबाहकारी आ गया तो पीडीएम में पंजाब की तरफ से कोई सपोर्ट मिल जाएगी। ये जरा मुश्किल सूरत हाल दिखाई दे रही है। अच्छा, एक आमतौर पे हर जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो अपने एरिया को देख रही होती है वहाँ पे। हाँ, लेकिन ये ना कि वो सारे एरिया मुतासिर है ना। अगर पंजाब थोड़ा सा कम होता तो चले वहाँ इस्तेदाद कार बढ़ा दी जाती है। अच्छा, मुझे बताएं कि जो सैटेलाइट अभी स्पार्को ने भेजा था अभी कुछ दिन पहले, इस सैटेलाइट से हमें क्या फायदे मिलेंगे और क्या इस रेंज में कुछ प्रेडिक्शंस में कोई फायदेमंद हुआ है? ये जो सैटेलाइट है ये रिमोट सेंसिंग कैपेबिलिटी रखती थी। इसमें हम वेदर को भी बेहतर तरीके से देख सकेंगे, क्लाउड्स मूवमेंट, वेदर सिस्टम्स कहाँ से जनरेट हो रहे हैं, कब तक वो पाकिस्तान के अंदर इंटर हो सकते हैं। उसके अलावा जो रिमोट सेंसिंग डाटा होता है जिसमें लैंड यूज, लैंड कवर देखना, उसके अलावा हमारे कहाँ पे सेटलमेंट्स हैं, कहाँ पे दरियाओं के अलॉन्ग इंक्रोचमेंट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना। तो जीआईएस डाटा बेस हमारा स्ट्रांग हो जाएगा इस तरह के सैटेलाइट मिशंस भेजने से। जी, तो मैं ये जो इंडिया ने भी वार्निंग दी है कि वहाँ का एक्सेस पानी अब पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है, तो उससे आप कितनी तबाही देख रहे हैं और कौन से एरियाज हैं जो इफेक्ट होंगे? अगले 2 दिन मैडम काफी क्रिटिकल नजर आते हैं। शदीद बारिशें मुतवक्के हैं इंडिया के इलाकों में भी, और वही सिस्टम फिर जाहिर है जो हमारा अपर पंजाब का इलाका है, नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब, जिसको पीर पंजाल रेंज कहते हैं। वहां से बहुत सारे नाला जिस तरह देग, बीन, बसंतर, एक फलकू, ये नाले जो है ना इनमें तुगयानी की बहुत ज्यादा चांसेस है, हाई फ्लोज होंगे। उन हाई फ्लोज का अल्टीमेटली इफेक्ट फिर हमारे दरियाओं में आएगा। रावी जो है इस टाइम जसर के मुकाम पे लो लेवल फ्लो पे है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये मीडियम लेवल तक जा सकता है। इसी तरह जो दरियाए चनाब है ये इस टाइम लो लेवल फ्लो के ऊपर है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक सडन पीक आ सकती है जम्मू ऑक्युपाइड कश्मीर से। जो नाले हैं वहां पे तेज बारिशें मुतवक्के हैं अगले 2 दिन में, तो उसकी वजह से मीडियम से हाई फ्लो। और ये दरिया सिंध और सखर बैराज की सूरत हाल सिंध के इलाके, ये भी यकीनन मुतासिर होने का खदशा। मसला चल ही रहा है वैसे। जी, ये तो बहुत ज्यादा चल रहा है। सिम का नेट तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा है, और वाईफाई भी चलता है, कभी नहीं चलता। तो बिजली के भी मसाइल कहीं बहुत सीवियर हैं।